Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 27th of November 2021. तो 27 नवंबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जिनके जवाब आपको देने हैं। पहले प्रीलिम्स के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज रिलीज द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट। तो आपको बताना है कि स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट इनमें से कौन सी बॉडी निकालती है। फर्स्ट इज वर्ल्ड बैंक, सेकंड इज फाओ, थर्ड इज यूएनडीपी, फोर्थ इज यूएनएसको। इनमें से कौन निकालता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइकाज समटाइम्स सीन इन न्यूज इज। राइकाज आपने न्यूज में देखा होगा, ये क्या है। फर्स्ट इज कास्ट ऑफ पेस्टोरलिस्ट फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, सेकेंड इज मिडिएवल वाटर स्टोरेज एंड इरिगेशन स्ट्रक्चर्स, थर्ड इज अ मेडिसिनल हर्ब फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स, या डी अ सैक्रेड ग्रूव्स ऑफ केरला। तो राइकाज इनमें से क्या है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 इज तेंदुलकर लकड़ावाला कमिटी इज ऑफन रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो लकड़ावाला और तेंदुलकर कमिटी इनमें से किससे रिलेटेड है। ऑप्शंस आर ए क्रिकेट रिफॉर्म्स, सेकंड इज पॉवर्टी एस्टिमेशन, थर्ड इज रिक्रूटमेंट पॉलिसी एंड सिलेक्शन मेथड्स, एंड फोर्थ इज सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। वैसे एक दो क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन एक आध हो सकता है आपने नहीं सुने हो तो आपको नहीं बनेंगे। तो लेट मी टेल यू द आंसर्स वन बाय वन। आप लोग आंसर्स मैच कर लो और उसके बाद मुझे बताना कि कितने सही। कमेंट सेक्शन में लेकिन आप बताया जरूर करो यार। आप लोग बता दिया करो कि अगर आपको कुछ पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है, तो वो चीज़ें आप बता सकते हैं ना। यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, है ना। और तारीफ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लग रहा है तो तारीफ भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो पहला जो सवाल था स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट, उसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, फाओ। फाओ इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 2 राइकाज मैंने पूछा था, राइकाज, तो ये याद रखेगा ए इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली राजस्थान की तरफ जो एरिड सेमी एरिड रीजन है वहां पे पाए जाने वाले पेस्टोरलिस्ट हैं, स्पेशली इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, जैसा मैंने कहा। तो दीज आर द पेस्टोरलिस्ट इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ये आप याद रख सकते हैं। फिर मैंने तीसरा सवाल पूछा था तेंदुलकर और लकड़ावाला कमेटी के बारे में, तो याद रखिएगा ये पॉवर्टी से रिलेटेड कमिटीज हैं। याद रखिएगा दीज आर द कमिटीज रिलेटेड टू द पॉवर्टी। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है कि याद रखना है चीज़। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। आगे देखते हैं आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द NFHS 5, यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है, यानी कि व्हाट आर द टेक अवेज। कुल मिलाकर के जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द की टेक अवेज फ्रॉम द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। आपको बताना है कि की टेक अवे क्या है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 को देख करके। तो दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम से। पहली जो न्यूज है वो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति हैज लॉन्च्ड रिवर सिटीज अलायंस। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है रिवर सिटीज अलायंस। अब रिवर सिटीज अलायंस क्या है, एक एक करके देखेंगे। सो दिस अलायंस इज अ पार्टनरशिप ऑफ 2 मिनिस्ट्रीज। ये जो रिवर सिटीज अलायंस है ना, ये 2 मिनिस्ट्रीज के पार्टिसिपेशन से है। पहली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड दूसरी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है ना। रिवर सिटीज अलायंस, रिवर सिटीज अलायंस था, इसलिए रिवर की तरफ से कौन सी मिनिस्ट्री आ गई। कॉमन सेंस लगाओ ना, रिवर की तरफ से कौन सी मिनिस्ट्री आ गई। रिवर की तरफ से आ गई मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, और सिटीज की तरफ से मिनिस्ट्री कौन सी आ गई, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस बेसिकली ये कि एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है फॉर रिवर सिटीज इन इंडिया टू आइडिएट, डिस्कस एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ अर्बन रिवर्स। तो जो अर्बन रिवर्स हैं, यानी कि ऐसी रिवर जो सिटीज के थ्रू पास होती हैं या सिटीज जिन पे डिपेंडेंट हैं, ऐसी रिवर्स के मैनेजमेंट के रिगार्डिंग और उनके रिगार्डिंग एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा ताकि ये जो रिवर्स के इशूज हैं वो सॉल्व हो सके। ओके, ऑब्वियस सी बात है, रिवर्स के इशूज जो है वो सॉल्व हो सके। दीज आर द मेन मोटिव्स ऑफ दैट, है ना। तो दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। आई होप यू विल ट्राई टू रिमेंबर दिस थिंग। इसके अलावा जैसे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। सो ऑब्जेक्टिव्स आर, पहला है टू प्रोवाइड द मेंबर सिटीज विद अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मेंबर सिटीज रहेंगी, जो सिटीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, उनके जो इश्यूज हैं उनको डिस्कस करने के लिए, उनके आइडियाज़ को डिस्कस करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
दूसरा है टू वर्क टुवर्ड्स अडॉप्टिंग एंड लोकलाइजिंग द नेशनल पॉलिसीज एंड इंस्ट्रूमेंट विद की रिवर रिलेटेड डायरेक्शंस। तो रिवर रिलेटेड जो भी डायरेक्शंस हैं वो सिटीज़ में फॉलो हो सकें, उनके रिगार्डिंग बेसिकली ये चीज़ की जाएगी, है ना। तो सिटीज़ में ये चीज़ फॉलो हो सकें तो उसके रिगार्डिंग ये चीज़ की जाएगी। देन इसके अलावा टू स्ट्रेंथन द गवर्नेंस एस्पेक्ट फॉर रिवर सिटीज एंड इम्प्रूव देयर लिवेबिलिटी टू अट्रैक्ट एक्सटर्नल इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्सेस द स्टेट ऑफ आर्ट नॉलेज। ऑब्वियसली बात है, जो रिवर्स के रिगार्डिंग जो गवर्नेंस है, यानी रिवर जो गवर्नेंस है उसको इम्प्रूव करना। देन इसके अलावा मैनेजमेंट उसका कर पाना ताकि सिटी में लिवेबिलिटी भी बनी रहे, रिवर भी मेंटेन रहे, है ना। ये सारी चीज़ें, दैट इज द बेसिक थीम बिहाइंड दैट। अब इसकी जो थीम्स हैं वो क्या क्या है, द अलायंस विल फोकस ऑन 3 थीम्स। 3 थीम्स में बेसिकली ये पूरा अलायंस काम करेगा। नेटवर्किंग, अब नेटवर्किंग में ऑब्वियस सी बात है क्या नेटवर्किंग इनसाइड द सिटी, किस तरीके से सिटीज़ को आप नेटवर्क कर रहे हैं, किस तरीके से आप सिटीज़ को जोड़ेंगे फॉर बेसिकली दिस रिवर एक्सचेंज, सस्टेनेबिलिटी ऑफ द रिवर्स, है ना। दूसरी चीज़ आप क्या करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग। ऑब्वियस सी बात है, रिवर की कैपेसिटी बिल्डिंग में आप मेंटेन करेंगे ताकि सिटीज़ को पूरा पानी मिल सके, प्रॉपर वाटर अवेलेबिलिटी रह सके, है ना। कहीं कोई जगह ऐसी ना रहे जहाँ पे अवेलेबिलिटी ना हो, है ना। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग। फिर टेक्निकल सपोर्ट, अगर रिवर्स के रिगार्डिंग कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो वो भी मेंटेन किया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, वो भी दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। सो दैट इज अनदर थिंग विच इज देयर अंडर दिस प्रोग्राम। तो कुल मिलाकर के ये एक इनिशिएटिव है रिवर सिटीज अलायंस का, जो अपन ने बात किया वो दिस इज द अलायंस, रिवर सिटीज अलायंस, जिसके हम बात कर रहे हैं, तो इसको आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा इसका सेक्रेटेरिएट जो रहेगा तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स एंड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स एंड नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा सपोर्ट जो रहेगा, दैट विल बी द सेक्रेटेरिएट अंडर दिस रिवर सिटीज अलायंस। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो एक अच्छी न्यूज़ तो नहीं है। कोविड का एक नया वेरिएंट देखने को मिल रहा है जिसका नाम ओमाइक्रॉन विच इज़ द न्यू वेरिएंट ऑफ कंसर्न। याद रखिएगा, WHO ने कहा है कि नया वेरिएंट है, अफ्रीका में इसके केसेस देखने शुरू कर दिए हैं। B.1.529 इसका नाम रखिएगा, याद रखिएगा। ये जो वेरिएंट है ये कौन सा है, इसको लेट मी सेलेक्ट दैट वन, यस, B.1.529, तो B.1.1.529, दिस इज द वेरिएंट ओमाइक्रॉन एंड दिस इज द न्यू वेरिएंट जो कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न विच इज स्प्रेडिंग मच फास्टर देन द अर्लियर वेरिएंट्स एज वेल। तो पुराने वेरिएंट से भी ज़्यादा तेज ये फैल रहा है। तो यहाँ पे देख लो आप सबको, ये कुछ केसेस दिख रहे हैं जो नए वेरिएंट के हैं। तो साउथ अफ्रीका में अराउंड 100 केसेस आपको दिखेंगे, जिसमें बोत्सवाना, फिर उसके बाद बोत्सवाना में, फिर हांगकांग में भी, बेल्जियम में, इजराइल में, डेनमार्क में, हर जगह केसेस दिख रहे हैं। तो लेट्स बी कॉशियस एंड मास्क तो सब लोग लगा ही रहे हैं, ऑलरेडी मास्क लगा रहे हैं, जो नहीं लगा रहे हैं वो लगाते रहें। एंड जितने भी प्रोटेक्टिव मेजर्स थे कोविड के वो फॉलो करते रहे, ना। डोंट गेट, मतलब कि यहाँ पे अपने आप को स्लैक नहीं करना है कोई भी प्रोटेक्शन मेजर, तो कीप डूइंग दैट, है ना। तो दैट इज द थिंग। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे हम आएंगे एडिटोरियल पेज में। एडिटोरियल पेज में हम डिस्कस करेंगे वही है क्लोज रीडिंग ऑफ द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 द हेल्थ ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो बात की जा रही है, ऑथर द्वारा अश्विनी देशपांडे का ये आर्टिकल लिखा हुआ है, इन्होंने जो बात की वो बात की है कि इंडिया ने किस तरीके से परफॉर्म किया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के डेटा को पूरा देखते हुए, तो वो पूरी बातें की। तो ऑथर ने सबसे पहले कहा कि ये मिक्स रिजल्ट रहा है, मतलब कुछ चीज़ों में हमने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया है, कुछ चीज़ों में अभी भी हमको इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। सबसे पहला पॉइंट, तो यही चीज़ की टेक अवेज भी आप ये ले सकते। सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, पॉपुलेशन हैज़ स्टेबलाइज्ड। ऑब्वियस सी बात है, कल भी मैंने आपको बताया था कि जो पॉपुलेशन का TFR है वो 2.1 से कम हो गया है। अब 2.1 क्या है, 2.1 है रिप्लेसमेंट रेट। रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है, मैंने आपको बताया था। रिप्लेसमेंट रेट मतलब कि करंट पॉपुलेशन को आने वाली पॉपुलेशन एग्जैक्टली जब रिप्लेस कर दे, वो बर्थ रेट जो कहलाता है वो आपका क्या कहलाता है, वो रिप्लेसमेंट रेट कहलाता है। तो मतलब कि अगर मान लो X पॉपुलेशन एट प्रेजेंट है, तो एग्जैक्टली फ्यूचर में X पॉपुलेशन रहे, ये किस बर्थ रेट पे रहेगा, तो वो एवरेज निकलता है। तो एवरेज आया था 2.1,
कि 2.1 जो परसेंट बर्थ रेट है दैट इज एक्चुअली द एवरेज, और अगर 2.1 आता है बर्थ रेट जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, सॉरी टोटल फर्टिलिटी रेट अगर 2.1 आता है तो फिर वो रिप्लेसमेंट रेट के बराबर रहेगा। लेकिन इस बार जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 से कम हो गया है, सो दैट इज अ थिंग विच सेज दैट कि आप पूरी तरीके से फ्यूचर जनरेशन रिप्लेस नहीं कर पाएगी, यानी कि थोड़ा कम करेगी, यानी कि पॉपुलेशन अब स्टेबलाइज्ड हो गई है और अब डिक्रीज देखने को मिलेगा। देखो जैसे कि आप अगर आप लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में जानते कि नहीं मुझे नहीं पता क्या होता है एक्चुअली, एक पॉपुलेशन का भी ग्रो चार्ट बनता है, जैसे जिसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी आती है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी ज्योग्राफी की में एक थ्योरी है, अगर आप लोग चाहें तो कोई भी ऑप्शनल के हों आप पढ़ सकते हैं एक बार। वैसे तो ज्योग्राफी ऑप्शनल का कंसेप्ट है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, लेकिन आप किसी भी ऑप्शनल के हों आप एक बार पढ़ लीजिए। तो इसमें क्या है, आपको दिखेगा कि सबसे पहले जो था वो बर्थ रेट भी ज़्यादा था और डेथ रेट भी ज़्यादा था। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि बर्थ रेट तो ज़्यादा रहता है, डेथ रेट डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे फिर बर्थ रेट भी डिक्रीज होता है, डेथ रेट तो डिक्रीज रहता है, और फिर लास्ट में मतलब धीरे धीरे आके ये स्टेबलाइज कर जाती है। तो मतलब पॉपुलेशन पहले बहुत ज़्यादा बढ़ती है ना, फिर स्टेबल होती है, फिर अब घटना शुरू होती है। तो अब इंडिया इस स्टेज पे है कि अब हमारा स्टेबलाइज हो चुका है लगभग, एंड अब इसके बाद हमको डिक्लाइन देखने को मिलेगा, द पॉपुलेशन डिक्लाइन देखने को मिलेगा। तो इसका मैंने आपको एक और इम्पैक्ट बताया था, की टेक अवे में एक और चीज़ आप लिखिएगा इसमें जो यंग पॉपुलेशन रहेगी ना, अब यंग पॉपुलेशन जो रहेगी उसकी एज अब बढ़ती जाएगी। अभी तक जैसे हमको बोलते थे डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज़्यादा है, तो अब डेमोग्राफिक डिविडेंड इतना नहीं रहेगा धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि अब पॉपुलेशन जब घटने लगेगी तो यंग पॉपुलेशन, यहाँ पे देखो कुछ मैंने आपको उस दिन बताया था, एज और उसका पिरामिड है, ये देखो इस तरीके से आएगा कुछ, एज एंड पॉपुलेशन नंबर का। तो ये देखो इस तरीके से आ जाएगा, तो मतलब नीचे कम लोग रहेंगे, ऊपर ज़्यादा लोग रहेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपका एक इस तरीके से फ्रस्टम बनेगा, इस तरीके उल्टा फ्रस्टम बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी और यंग पॉपुलेशन कम रहेगी, तो एवरेज जो एज है वो अब इंक्रीज होने लगेगी। तो दैट इज़ अनदर की टेक अवे जो कि आप ले सकते हैं। अगली जो चीज़ अच्छी हुई है वो ये हुआ है कि जो सेक्स रेशियो है, अगर आपने 2019 से लेकर के 2021 का डेटा देखा हो तो उस बार कितना है, 1020 फीमेल्स आई हैं एज़ कम्पेयर टू 1000 मेल। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि फीमेल्स ने इतने ज़्यादा मेजॉरिटी से आउट नंबर किया है। तो कहीं ना कहीं जो एक मिसिंग विमेन वाला कंसेप्ट आता था, पहले मिसिंग विमेन बोलते थे उसको, मिसिंग गर्ल्स बोलते थे, मिसिंग गर्ल्स बोलते थे, है ना। मिसिंग गर्ल्स का कंसेप्ट जो हमने पढ़ा था 2-3 साल पहले, आई थिंक मैंने इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ाया था मिसिंग गर्ल्स का कंसेप्ट। तो वो मिसिंग गर्ल्स वाला आइडिया जो था थोड़ा सा चेंज हो गया है, कहीं ना कहीं लोगों का माइंडसेट भी चेंज हुआ है टुवर्ड्स द गर्ल। अगर ये चीज़ दिख रही है कि 1020 गर्ल्स हैं कंपेयर टू 1000 मेल, तो दैट इज़ अ गुड थिंग, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ भी ऑथर ने यहाँ पे ऑब्जर्व की है। इसके अलावा अगर हेल्थ का डेटा देखें तो वहाँ पे एक ही थोड़ा रेड सिग्नल है, वो है अनीमिया के डेटा को लेकर के। अनीमिया को डेटा के अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं अनीमिया का डेटा भी बढ़ा है, यानी कि अनीमिया को कहीं ना कहीं इसमें सुधार नहीं हुआ है। दैट इज़ अ थिंग विच ऑथर सेज कि यहाँ पे थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो 3 की फैक्टर्स रहते हैं जिसमें आपका स्टंटिंग होता है, वेस्टिंग होता है, वहाँ पे हमको ज़रूर एडवांटेज मिला है, क्योंकि स्टंटिंग और वेस्टिंग दोनों डिक्रीज़ हुई हैं पूरे मतलब इंडिया में ही। अगर आप देखें तो स्टंटिंग और वेस्टिंग दोनों डिक्रीज हुई हैं यहाँ पे ऑथर ने। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बोली है कि यहाँ पे एक चीज़ हमको समझने की जरूरत है कि फेज़ 1 का जब चल रहा था डेटा कलेक्शन, तो वहाँ पे स्टंटिंग और वेस्टिंग इतनी कम नहीं लग रही थी। फिर बाद में जो डेटा कलेक्ट हुआ है वो फेज़ 2 में मतलब कोविड के दौरान हुआ है। तो ऑथर ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोविड के दौरान डेटा कलेक्ट करने में इनसे थोड़ा मिस्टेक हो गई हो, या इन्होंने थोड़ा सा कहीं ना कहीं कर दिया हो, है ना, मतलब कि प्रिजम्पटिव टाइप की रिपोर्ट निकाल दी हो। तो ये भी एक इशू हो सकता है कि कोविड के टाइम पे, और कोविड के टाइम पे किस तरीके से आपने लोगों के यहाँ डेटा कलेक्ट किया होगा। तो दैट इज़ अनदर थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि डेटा को हम मतलब 100% ट्रू तो नहीं मान सकते, लेकिन अगर ओवरऑल इतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ होगा जितना दिख रहा है स्टंटिंग वेस्टिंग में, दिस इज़ व्हाट दी ऑथर सेज, ठीक है ना। तो ऑथर ने कहा कि यहाँ पे थोड़ा हमको फिर भी विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि इस फेज़ 2 का डेटा चूंकि कोविड के दौरान कलेक्ट किया गया है, तो कहीं इसमें ऐसा ना हो कि ये डेटा जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी इसमें मिस्टेक हो, क्योंकि हम इसमें बेस बना करके पॉलिसीज बनाने वाले हैं। तो दैट इज़ द थिंग। ऑथर ने एक और चीज़ ये भी कही है कि अभी भी जो डेटा इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को नहीं देखा जाता है। मतलब कि जो हिडन हंगर, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ,
हिडन हंगर क्या होता है, वो मतलब ऐसा हंगर नहीं है कि उसमें भूख लग रही है, उसमें भूख नहीं लग रही है आपको, लेकिन वो हिडन हंगर है, मतलब कि आपकी बॉडी को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जिंक की, कैल्शियम की, इन सब की ज़रूरत है, लेकिन आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो वो कहलाता है आपका हिडन हंगर। तो ऑथर ने कहा है कि इसको भी हमको मतलब कि प्रायोरिटी देनी पड़ेगी और इसको भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत है जल्द से जल्द, ठीक है ना। तो ओवरऑल फाइनली ऑथर ने यही कहा है कि एविडेंस इज कंपेलिंग एंड क्लियर, health ought to be the matter of concern for all the political parties and all the governments, national and state. The survey highlights deep inequalities in health outcomes. अभी भी सर्वे ने डीप इनइक्वालिटीज दी हैं कि हमको किस तरीके से, चाहे रूरल एरिया हो, चाहे अर्बन डिवाइड हो, रूरल अर्बन डिवाइड हो, रिच पुअर डिवाइड हो, हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। न केवल हेल्थ बल्कि इसके अलावा एजुकेशन, इसके अलावा आपका स्किल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है ना। तभी उनका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, तभी लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। जब लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो फिर खाना भी खाएंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी उनको मिलेंगे, जूस भी पिएंगे, सारी चीज़ें होंगी। तो दिस इज़ व्हाट द ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो ओवर 50% ऑफ बिहार पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनली पुअर। तो नीति आयोग ने अपना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाला है, याद रखिएगा। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किसने निकाला है? नीति आयोग ने। तो ये नीति इंडिया का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, याद रखिएगा, इंडिया का है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये। और ये कौन निकालता है? ये निकालता है आपका नीति आयोग निकालता है, ठीक है। तो इंडिया का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन निकालता है? नीति आयोग निकालता है। तो इसको आप याद रखिएगा, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। तो अब इसमें क्या हमको देखने को मिला है? इसमें देखने को मिला है कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड मेघालय, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड मेघालय, they have emerged as the poorest states in India with over 50% of the population in Bihar classified as multidimensionally poor। तो यहाँ पे बिहार की 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो मल्टी डायमेंशनली पुअर घोषित कर दी गई है। उसके बाद झारखंड का नंबर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर है, फिर मध्य प्रदेश का नंबर है, फिर मेघालय का नंबर है। तो ये मल्टी डायमेंशनली पुअर स्टेट्स हैं, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अगर हम बात करें तो इसमें 3 इक्वली वेटेड डायमेंशंस हैं। 3 डायमेंशंस कौन कौन सी हैं? याद रखिएगा, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लिख लो इस चीज़ को कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो इंडिया का है उसमें 3 इक्वली वेटेड डायमेंशंस हैं। एक है हेल्थ, दूसरी है एजुकेशन, तीसरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। एंड इनको रिप्रेजेंट करते हैं 12 इंडिकेटर्स के थ्रू। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय 12 इंडिकेटर्स, जिसमें आते हैं न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलसेंट मोर्टेलिटी, एंटीनेटल केयर, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, असेट एंड बैंक अकाउंट। तो ये 12 उसके अंतर्गत याद रखिएगा इंडिकेटर्स हैं विच आर इंक्लूडेड इन दिस। पहला था, मैंने आपको 3 डायमेंशन बताए थे, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उसके अंतर्गत मैंने आपको 12 इंडिकेटर्स बता दिए हैं, जिसमें न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलसेंट मोर्टेलिटी, एंटीनेटल केयर, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ईयर्स स्कूल ऑफ अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, असेट्स एंड बैंक अकाउंट्स। ये सारे मैंने आपको बता दिए। तो आई होप यू विल ट्राई टू रिमेंबर दीज एज वेल, है ना, इनको याद रखिएगा। सो दैट इज़ अ थिंग, इसके अकॉर्डिंग टू डेटा है वो मैंने आपको बता दिया। बहुत ज़्यादा आपको फैक्चुअलिटी याद नहीं रखनी, लेकिन ये चीज़ें याद रखिएगा। आरआईसी ग्रुप की मीटिंग हुई जिसमें चाइना ने अपना डिस्प्लेजर दिखाया है ओवर द क्वाड ग्रुप एंड ऑकस ग्रुप, है ना। तो ये डिस्प्लेजर है चाइना का, जिसने कहा कि भैया ये गलत है, इस तरीके से आप घेर करके एक कंट्री को मारने की कोशिश कर रहे हो, है ना। तो दैट इज द थिंग। एंड इसमें उन्होंने ये भी कहा कि दिस इज द डेमोक्रेसी ट्रैप। उन्होंने क्या कहा है? इसको डेमोक्रेसी ट्रैप कहा है चाइना ने इसको। दैट इज क्वाड ग्रुप और इन सब चीज़ों को। तो आरआईसी के बारे में थोड़ा बता दूं। आरआईसी का जो आइडिया था वो रशियन फॉरेन मिनिस्टर येवगेनी प्रिमाकोव जो थे 1998 में, उन्होंने दिया था। रशियन फॉरेन मिनिस्टर येवगेनी प्रिमाकोव 1998 में ये आइडिया दिया था। और उन्होंने ये कहा था कि बेसिकली यूएस और वेस्ट जो है, इन कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ के ट्रैप में हम सब आ चुके हैं, तो हमको उनके ट्रैप से बाहर निकलना और अपने पुराने टाइज़ को स्ट्रॉन्ग करना है। तो ऐसे में उन्होंने इंडिया के साथ पुराने टाइज़ और चाइना के साथ नए टाइज़ डेवलप किए। और अर्ली 2000 में
इन तीनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे के साथ बोला कि अब हम यूनिपोलर से एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाएंगे। यूनिपोलर क्यों? क्योंकि उस समय यूएसए की पूरी डोमिनेंसी चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि यूएसए की डोमिनेंसी और जो इस वेस्ट का इन्फ्लुएंस है वो हमको ख़त्म करना पड़ेगा, और इस कारण से हमको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो RIC इसीलिए जो है वो नॉन वेस्ट या एंटी वेस्ट कहना चाहिए, आप बोल सकते हैं। नॉन वेस्ट, सॉरी, नॉन एंटी वेस्ट न मत बोलिए, नॉन वेस्ट पर्सपेक्टिव, मतलब कि इसमें वेस्ट को इंक्लूड नहीं करेगा। अगेंस्ट नहीं है ये, एंटी नहीं है उसके, लेकिन ये नॉन वेस्ट है, मतलब इसमें वेस्ट का इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। उस तरीके की ग्रुपिंग है जो कि कह रहे हैं कि मतलब कि एक इनका इन्फ्लुएंस रुकना है और हमारी सॉवरेनिटी जो है वो मेंटेन रखनी है। तो ये RIC ग्रुपिंग जो है इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि 19% ग्लोबल लैंडमास का, 33% ग्लोबल GDP का ये कवर करती हैं कंट्रीज़। तो दीज 3 आर द न्यूक्लियर पावर्स, जिसमें रशिया एंड चाइना परमानेंट मेंबर्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के भी हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है, ऐसी छोटी मोटी ग्रुपिंग नहीं है RIC, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। आगे मूव करते हैं, दैट इज और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। तो यहाँ पे टाटा इन टॉक्स टू सेटअप 300 मिलियन चिप यूनिट। तो सेमीकंडक्टर चिप यूनिट अब जो है तमिलनाडु जो है, कर्नाटका और तेलंगाना में बनाने की उसमें है टाटा, और इसके लिए उन्होंने $300 मिलियन अलग कर दिए कि हम बनाएंगे। लेकिन टाटा जो है वो तमिलनाडु, कर्नाटका और तेलंगाना तीनों से बात कर रहा है कि भैया आप में से जो भी स्टेट हमको लैंड प्रोवाइड कर देगा वो हम वहाँ पे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना देंगे। और ये बहुत ही प्रॉफिटेबल भी होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी आप सबको पता है कि ताइवान के ऊपर हम डिपेंडेंट है सेमीकंडक्टर के ऊपर, और थोड़ा अभी वहाँ पे काफ़ी कमी भी चल रही है ना सेमीकंडक्टर्स को लेकर के। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो डिसीजन है टाटा का। तो दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।